स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास का लेसन 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पढ़ने से पहले हम इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राइटर के बारे में जानने से हमें इस लेसन के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। द राइटर इज़ गर्ट्यूड सिमन्स, जिनका की पेन नेम है जिटकला सा। जिटकला सा अमेरिकन राइटर एंड रिफॉर्मर हैं हु स्ट्रगल्ड हार्ड टू रिटेन हर कल्चरल आइडेंटिटी amid pressure to adapt to the dominant अमेरिकन कल्चर। ये एक अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी स्ट्रगल किया यानी संघर्ष किया। एक रिफॉर्मर यानी सुधारक भी हैं, समाज सुधारक भी हैं। और स्ट्रगल क्यों किया? टू रिटेन हर कल्चरल आइडेंटिटी, ये जिस कम्युनिटी को बिलोंग करती थी उस कम्युनिटी की कल्चरल आइडेंटिटी को रिटेन करने के लिए, बरकरार करने के लिए इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। और क्यों किया? क्योंकि इन पर प्रेशर था, दबाव था टू अडेप्ट टू डोमिनेंट अमेरिकन कल्चर। जो अमेरिकन कल्चर वहाँ पर डोमिनेंट थी, प्रभावी थी, उसको अडेप्ट करने का, उसमें घुल मिल जाने का, उसको स्वीकार करने का। बीइंग अ नेटिव अमेरिकन गर्ल, शी वोर लॉन्ग लस्ट्रस हेयर। वो एक अमेरिका की नेटिव यानी मूल निवासी थी और जो उनकी कल्चर थी वो थी लंबे बाल रखना। दिस वॉज अ कल्चरल प्रैक्टिस दैट वॉज रिलीजियसली प्रैक्टिस्ड इन हर कम्युनिटी। ये एक उनकी कम्युनिटी की एक परंपरा थी और एक धार्मिक परंपरा की भांति इस प्रैक्टिस का भी उनकी कम्युनिटी के लोग पालन करते थे। The Cutting of My Long Hair by Jitkala Sa, a young girl belonging to the Native American community। जो लेसन का फर्स्ट पार्ट है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसका टाइटल है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और इसकी राइटर हैं गर्ट्यूड सिमन्स और इनका पेन नेम है जिटकला सा। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी इन्होंने अपनी आप बीती ही इसमें लिखी हुई है। ये एक यंग गर्ल, जब ये एक छोटी लड़की थी और ये अमेरिका की नेटिव यानी मूल निवासी थी। जो अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है रेड इंडियन, और जो बाद में आके वहाँ पर बस गए जिनमें कि मैक्सिमम यूरोपियंस थे, वो वहाँ के नेटिव नहीं हैं। तो ये अमेरिका के नेटिव यानी वहाँ की रेड इंडियन थी। कम्युनिटी हैज़ बीन फोर्स टू स्टडी, तो जो वहाँ के जो यूरोपियन थे, जो कि नेटिव अमेरिकन्स को फोर्स किया कि वो वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग वाइट सेटलर, जो इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर को सिखाने के लिए इनको उस स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया। हु डोमिनेट द सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप, क्योंकि ये ही वहाँ के सोशल और राजनीतिक जो वहाँ का परिदृश्य था उसमें यही लोग डोमिनेट करते थे। कौन? इंग्लिश स्पीकिंग जो वाइट लोग थे, जो कि वहाँ के सेटलर थे, वहाँ के मूल निवासी नहीं थे। द गर्ल इज एट ऑड्स विद द स्कूल एनवायरमेंट दैट शी परसीव्स टू बी ऑपरेसिव, टॉर्चरस एंड सफोकेटिंग। अब जो जिटकला सा थी, ये नेटिव अमेरिकन थी, इनकी कल्चर अलग थी, इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग थी। जब ये उस इंग्लिश स्पीकिंग जो वाइट सेटलर्स थे उनके स्कूल में इनका ज़बरदस्ती एडमिशन कराया गया, तो इनको वहाँ पर सभी चीज़ें बिल्कुल अलग और वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो भी विपरीत मिला। और शी परसीव्स टू बी ऑपरेसिव, और इसके कारण इनको वहाँ पर ऑपरेसिव यानी इन पर अत्याचार हुए, टॉर्चर हुए, और इनको सफोकेटिंग यानी वहाँ पर ऐसा लगता था कि जैसे इनका दम घुट रहा हो, इनको वहाँ पर रहने में परेशानी हो रही हो। और अब हम पढ़ते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 1, जो कि बहुत ही दिल को छू जाने वाली भावनाओं से भरा हुआ है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड यानी बचपन की यादें, और इसकी राइटर कौन है? जिटकला सा। साथ में लिखा एंड बामा। ये 2 पार्ट में है लेसन,
हम अभी फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, इसलिए हम उनकी राइटर के बारे में ही, फर्स्ट पार्ट की राइटर के बारे में ही जानेंगे। एज अ राइटर इन्होंने अपना पेन नेम यानी अपना उपनाम अडॉप्ट किया, और उस उपनाम क्या था इनका? जिटकला सा। और ये जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ये कहानी नहीं है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक पार्ट है। बिफोर यू रीड, पहले इंट्रोडक्शन, यानी हम पढ़ें इसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। दिस यूनिट प्रेजेंट autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood। ये जो यूनिट है, ये यूनिट एक ऑटोबायोग्राफिकल है ना, आत्मकथा, अपनी कहानी खुद कहना। तो ऐसी अपनी कहानी खुद कहने वाली दो जो लेखिकाएं हैं, और वो लेखिकाएं कौन है? विमेन यानी महिलाएं हैं, और दोनों की दोनों मार्जिनल यानी ऐसी कम्युनिटी में क्या होता है, समाज में एक मेन स्ट्रीम होती है और एक मार्जिनल होती है। यानी एक ऐसी कम्युनिटी होती है जिसका कि समाज में प्रभुत्व होता है, और एक कम्युनिटी ऐसी होती है जो अल्प होती है, या जो उनके प्रभुत्व में जिसको दब के रहना पड़ता है। तो ये दोनों महिलाएं ही मार्जिनल कम्युनिटी की थी, यानी लोअर लेवल, लोअर तबके की थी। हु लुक बैक, और ये जब आगे अपनी जीवन में निकल गई तो ये अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचती हैं, एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर, और सोचने के साथ साथ उसको रिफ्लेक्ट करती हैं कि इनका जो मेन स्ट्रीम, जो मुख्य कम्युनिटी के लोग रहते थे, उनके साथ इनके क्या संबंध थे। द फर्स्ट अकाउंट इज बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमन बोर्न इन द लेट 19th सेंचुरी। जो फर्स्ट स्टोरी है, यानी जो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी से लिया गया पार्ट है, वो एक अमेरिकन इंडियन वुमन है। अमेरिकन इंडियन का मतलब जो अमेरिका के नेटिव पीपल थे या हैं, उनको रेड इंडियन कहा जाता था। इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अमेरिका के नेटिव लोगों को रेड इंडियन कहा गया। तो ये जो राइटर थी, ये अमेरिकन इंडियन यानी अमेरिका की नेटिव थी, वहाँ की मूल निवासी थी, जो कि लेट 19th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ। द सेकेंड इज बाय कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर, और जो इस स्टोरी का सेकेंड पार्ट है, तो उसकी जो राइटर बामा है, वो तमिलनाडु के एक दलित जो राइटर हैं। तो इस तरह से ये राइटर का इंट्रोडक्शन हुआ। Gertrude Simmons Bonham, born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman। जो गर्ट्यूड सिमन्स बोनिन, ये 1876 में इनका जन्म हुआ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड यानी असाधारण रूप से प्रतिभा संपन्न थी, और एजुकेटेड यानी पढ़ी लिखी थी, और ये अमेरिका की नेटिव अमेरिका को बिलोंग करती थी, यानी अमेरिका की मूल निवासी थी। हु स्ट्रगल्ड एंड ट्राइम्ड इन ए टाइम व्हेन सीवियर प्रेजुडिसेस प्रिवेल्ड टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन। तो इन्होंने जो नेटिव अमेरिकन या जो अमेरिका के मूल निवासी, उनकी कल्चर यानी उनकी संस्कृति पर और वहाँ की महिलाओं पर जो दुराग्रहपूर्ण, पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था, किन लोगों के द्वारा? जो यूरोपियन लोग जो वहाँ सेटल हो गए थे, जो वाइट पीपल थे, जो मेजर कम्युनिटी थी, उनके द्वारा। तो इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और अंत में ये विजयी हुई, यानी ये जीती। एज अ राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम जिटकला सा। एक लेखिका के रूप में इन्होंने अपना पेन नेम यानी अपना उपनाम रखा जिटकला सा। एंड इन 1900 began publishing articles criticizing the Carfisser इंडियन स्कूल। और 1900 में इन्होंने लेख लिखना, आर्टिकल यानी लेख लिखना शुरू किया, जिसमें कि कैरल इंडियन स्कूल, जहाँ पर कि जो नेटिव अमेरिकन्स को जो वाइट पीपल थे, उनके स्टैंडर्ड, उनकी कल्चर के बारे में प्रेशराइज करके सिखाया जाता था, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया। हर वर्क्स क्रिटिसाइज डॉगमा एंड हर लाइफ
as a Native American woman was dedicated against the evil of oppression. जितना भी उन्होंने कार्य किया उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की. किसकी आलोचना की? डॉगमा, यानी जो बिलीव्स थे वहाँ के लोगों के, जो वहाँ की मेजर कम्युनिटी थी, उनके जो विश्वास थे. एंड हर लाइफ एज ए नेटिव अमेरिकन वुमेन, और उन्होंने अमेरिका की मूल निवासी महिला के तौर पर अपने पूरे जीवन को, जो बुराइयां थीं, जो अत्याचार थे नेटिव अमेरिकन्स पर, उनको उनके विरुद्ध संघर्ष करने में डेडिकेट कर दी. सो लेट्स रीड आउट द लेसन द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जितकला सा. माई लॉन्ग हेयर, किसके लंबे बाल हैं ये? जो राइटर हैं जितकला सा, उनके लंबे बाल हैं. द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन. अब जितकला सा, क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है, तो कहती हैं कि उस स्कूल में जो उनका पहला दिन था, जो कि स्कूल कहाँ पर था? इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, यानी जो वो एरिया था वहाँ पे एप्पल्स काफ़ी उगते थे. तो वहाँ पर बिटर कोल्ड यानी बहुत ही तेज ठंड थी. फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, क्योंकि ज़मीन अभी भी स्नो यानी बर्फ़ से ढकी हुई थी. एंड द ट्रीज़ वर बेयर, और जो ट्रीज़ थे वो बेयर थे यानी खाली थे. विदाउट लीव्स थे, बिना पत्तियों के थे. ए लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, तभी एक लंबी घंटी ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के लिए बजी. इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेलफ्राई ओवरहेड, और उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही तेज, मेटेलिक यानी जैसे वो जो घंटी थी वो किसी मेटेलिक यानी मेटल से बनी हो, और उसकी जो आवाज़ थी वो बेल फ्राई यानी जो बेल टावर, जो घंटा घर था, वहाँ से क्रैशिंग थ्रू, वहाँ से वो निकलती हुई और इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, और हमारे कानों में जा रही थी. द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज़ ऑन बेयर फ्लोर्स गिव अस नो पीस, और फर्श पर भी, क्योंकि फर्श बेयर खाली था, कोई इस पर कारपेट नहीं बिछी थी, तो जो जूतों की क्लैटर थी, क्लैटर का मतलब एक जो जब फर्श पर कोई भारी चीज़ गिरती है तो जो क्लैटरिंग साउंड होती है, जो बैंग की साउंड होती है, वो साउंड इतनी ज़्यादा आ रही थी कि उससे हम लोगों को बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा था. द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइज विद एन अंडरकरेंट ऑफ मैनी वॉइसेस, और लगातार जो एक हार्श नॉइज़ का मतलब ऐसा शोर जो कि बहुत ही तेज था और नापसंद था, वो जो था वो विद अंडर करेंट ऑफ मैनी वॉइसेस, और उस नॉइज़ में बहुत सारी अंडर करेंट यानी जो उसके बैक में, जो उस नॉइज़ के साथ में बहुत सारी अननोन टंग का मतलब ऐसी जो जुबान, ऐसी बोली जो मेरे समझ में नहीं आ रही थी, उसकी आवाज़ें भी इस शोर में मिक्स होकर आ रही थी. मेड ए बेडलम विद इन विच, और ये सब मिलकर, यानी कहीं शूज़ की आवाज़ थी, तो फिर घंटी की आवाज़ थी, लोगों के बोलने की आवाज़ थी, और वो आवाज़ भी कैसी? अननोन टंग, यानी ऐसी ज़ुबान, ऐसी लैंग्वेज जो वो राइटर के समझ में नहीं आ रही थी, अननोन लैंग्वेज की. तो ये मिलकर एक सीन ऑफ कन्फ्यूज़न, बेडलम यानी सीन ऑफ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही थी. विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, और इस पूरे सीन में मैं बहुत ही बुरी तरीके से बंधी हुई थी. एंड दो माई स्पिरिट टूर और इट्स सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, हालांकि जो मेरी स्पिरिट थी, मैं अंदर से पूरी कोशिश कर रही थी कि जो मेरी फ्रीडम है, जो मेरी आज़ादी गुम गई है इस स्कूल में आने पर, जो मेरे पे तरह तरह की बंदिशें लगाई हैं, उनको दूर करने की मैं स्ट्रगल कर रही थी. बट इट वॉज ऑल यूजलेस, लेकिन ये सब बेकार था. अ पेल फेस वुमन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस, हम लोग के पीछे पीछे एक पेल फेस वुमन, एक पीले से चेहरे की और जिसके बाल सफ़ेद थे, क्योंकि ये जो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, ये यूरोपियन लेडी थी, तो वो हम लोग के पीछे पीछे आई. वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स
हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। हम लोगों को उन लड़कियों की कतार में खड़ा कर दिया गया जो कि डाइनिंग रूम की तरफ मार्च कर रही थी यानी जा रही थी। दीज वर इंडियन गर्ल्स। जो ये गर्ल्स थी वो इंडियन यानी अमेरिका के जो नेटिव पीपल हैं जिनको कि रेड इंडियन कहा जाता है, तो ये वही इंडियन गर्ल्स थी। इन स्टिफ शूज़, और इनके शूज़ बहुत ही हार्ड थे, एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और जो ये लोग कपड़े पहने थी वो बहुत ही क्लिंगिंग यानी चिपके हुए टाइट फिटिंग के थे। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स। जो छोटी लड़कियां थीं वो एप्रन यानी एक तरह का एक शॉल पहने ऊपर से पहने हुए थी, एंड शिंगल्ड हेयर कट, और उनके बाल भी कटे हुए थे। एज आई वॉकड नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेसिन्स। अब मैं धीरे धीरे, जो मेरे सॉफ्ट मोकासिन्स थे यानी मेरे जो सॉफ्ट शूज़ थे, मोकासिन्स यानी एक टाइप के शूज़ जिनसे कोई आवाज़ नहीं आती, मैं उनको पहनकर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिंकिंग टू द फ्लोर मतलब मैं एक्सट्रीमली डिसअपॉइंट, पूरी तरह से मैं एक तरह से मैं घबरा रही थी, मैं एक तरह से मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था। फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर। क्योंकि जो मेरा ब्लैंकेट यानी मेरा शॉल था वो मेरे कंधों से नीचे गिर गया था। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स। मैंने जो इंडियन गर्ल, जो नेटिव अमेरिकन लड़कियां थी, उनकी ओर देखा। हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो बहुत ही इनडिसेंट, इमोडेस्टली यानी इनडिसेंट, नॉट प्रॉपर, वो शालीन तरीके से ड्रेसअप नहीं थी, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। देन आई इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, और वो मेरे कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा टाइटली फिट कपड़े पहने हुए थी और बहुत ही इमोडेस्ट दिख रही थी। वाइल वी मार्च्ड इन, जब हम लोग डाइनिंग रूम की ओर आगे जा ही रहे थे, द बॉयज़ एंटर्ड एट द अपोजिट डोर, तो दूसरे दरवाजे से लड़के भी एंटर हुए। आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव, मैंने देखा कि 3 लड़के थोड़े से बहादुर हैं, हु केम इन आर पार्टी, जो हमारी पार्टी में आ गए। आई स्पाइड दैम, मैंने छुप के देखा उनको, इन द रियर रैंक यानी पीछे से, लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फील। क्यों? क्योंकि वो भी मेरी तरह ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे, वो भी मेरी तरह इस स्कूल में आकर, और जो मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल थे यहाँ के, वो जिस तरह से हमको रख रहे थे उसमें मुझे भी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था और उनको भी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। ए स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, तभी एक छोटी सी घंटी को टैप किया गया, बजाया गया, एंड ईच ऑफ द प्यूपिल्स ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और जितनी भी वहाँ पे स्टूडेंट्स थे उन्होंने टेबल के नीचे से एक कुर्सी खींची। सपोजिंग दिस एक्ट मीन्ट दे वर टू बी सीटेड, मैंने सोचा कि शायद ये चेयर वहाँ पर बैठने के लिए है। आई पुल्ड आउट माइन, मैंने भी अपनी चेयर खींची, एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, और मैं तुरंत एक तरफ से सरक कर उस पर बैठ गई। बट व्हेन आई टर्न्ड माई हेड, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा, आई सॉ दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड, कि मैं ही अकेली उस चेयर पे बैठी, एंड ऑल द रेस्ट एट आर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग, और सब के सब जो बाकी बचे लोग थे वो टेबल पर के वहाँ पर खड़े हुए थे। जस्ट एज आई बिगिन टू राइज, लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, मैंने उठकर देखा, बहुत ही मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं नर्वस हुई और मैंने देखा कि अब चेयर्स को कैसे यूज़ करना है। ए सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, तभी दूसरी घंटी बज गई। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और सभी लोग बैठ गए, एंड आई हैड टू क्राउल बैक इन टू माई चेयर अगेन, और मैं भी धीरे से पीछे की ओर खिसक कर कुर्सी पे बैठ गई। आई हर्ड ए मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, हॉल के एक कोने में मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी, एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और मैंने घूम कर मुड़कर उसको देखा। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन सबके सब अपने जो सिर थे वो प्लेट्स के ऊपर झुकाए थे। एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, जब मैंने टेबल की लंबी कतार को
झांक कर देखा, आई कॉट द आईज ऑफ ए पेल फेस वुमन अपॉन मी। तो मैंने देखा कि मेरा जो आई कांटेक्ट हुआ वो किससे हुआ, एक पेल फेस यानी एक वही यूरोपियन लेडी से मेरा आई कांटेक्ट, यानी जैसे ही मैंने घूम के देखा तो वो मुझे देख रही थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आईज, तुरंत ही मैंने अपने आप को उसकी नज़रों से हटा दिया। वॉन्डरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन, और मुझे ये आश्चर्य हुआ कि इस अजीब सी औरत ने मुझे क्यों देखा है। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, जो वो आदमी था वो लगातार उसने भी मटरिंग यानी जो बुदबुदाना था वो बंद कर दिया। एंड देन ए थर्ड बेल वॉज टैप्ड, और तभी एक तीसरी घंटी बजी। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोक एंड बिगिन ईटिंग। जैसे ही तीसरी घंटी बजी तो सबने अपना नाइफ यानी अपना चाकू पकड़ा, फोक यानी कांटा पकड़ा, एंड बिगिन ईटिंग और खाना शुरू कर दिया। आई बिगिन क्राइंग इंस्टीड, और मैंने इसकी बजाय रोना शुरू कर दिया। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी कि अब मैं कुछ और चीज़ समझने के लिए मेरे में हिम्मत नहीं बची थी। बट दिस ईटिंग बाय फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। लेकिन ये फार्मूला यानी पहली दूसरी तीसरी घंटी पर अलग अलग काम करना, उसके बाद खाना खाना, ये बहुत ज़्यादा कठिन ट्रायल नहीं थी। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडेवाइन गेव मी ए टेरिबल वार्निंग। अब सुबह के काफ़ी देर बाद में जो मेरी फ्रेंड थी जुडेवाइन, उसने मुझे बहुत ही खतरनाक चेतावनी दी। जुडेवाइन न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि जुडेवाइन को इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आते थे। एंड शी हैड ओवरहर्ड द पेल वुमेन टॉक अबाउट कटिंग आर लॉन्ग हैवी हेयर, और उसने कुछ बातें ओवरहर्ड कर ली थी, यानी जो लोग आपस में बात कर रहे थे तो उनकी बातों को सुन लिया था बिना उनकी जानकारी के। तो वो जो पेल वुमन थी, जो वो यूरोपियन लेडी थी, वो ये बात कर रही थी कि इन लोगों के लंबे काले बालों को काटना है। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy, क्योंकि जो राइटर थी वो अमेरिका की नेटिव थी और उनकी कल्चर और उनके जो रिलीजियस उनके बिलीव्स थे वो बिल्कुल अलग थे। तो वो कहती हैं कि हमारी माँओं ने हमें ये सिखाया है कि बाल किनके कटते हैं, बाल केवल उन दुश्मनों के काटे जाते हैं जो कि हु वर कैप्चर्ड, जिनको पकड़ लिया जाता है, और जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, ऐसे जिनको कि अनट्रेंड होते हैं जो सैनिक, और ऐसे लोग जिनको कि दुश्मन पकड़ लेते हैं तो उनके बाल काटे जाते हैं। अमंग आर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय मूनर्स, और हम लोगों में जो छोटे बाल होते हैं वो केवल मूनर्स के यानी जिनको कोई शोक होता है, दुख होता है, उनके ही काटे जाते हैं। एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स, और जो कायर होते हैं उनके काटे जाते हैं। वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स, हम लोगों ने, हम में कौन, जुडेवाइन और मैं, हम लोगों ने अपने भाग्य को थोड़ा सा डिस्कस किया। एंड वेन जुडेवाइन सेड, और जब जुडेवाइन ने कहा, वी हैव टू सबमिट, कुछ भी हो अब हमको सरेंडर करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये लोग बहुत ही ताकतवर हैं। आई रिबेल्ड, तो मैंने रिबेल किया, यानी मैंने उसको अपोज किया, मैंने उनकी बात को नहीं मानने की हिम्मत की। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड, मैंने आंसर दिया कि नहीं, मैं अपने आप को सरेंडर नहीं करूँगी, मैं उनकी बातों के आगे नहीं झुकूँगी, बल्कि उससे पहले मैं संघर्ष करूँगी, मैं विरोध करूँगी। आई वॉच्ड माई चांस, मैंने थोड़ा इंतज़ार किया। एंड वे नो वन नोटिस्ड, और जब किसी का ध्यान नहीं गया, आई डिसअपियर्ड, तो मैं वहाँ से गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड, और मैंने धीरे धीरे स्टेयर्स यानी जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से मैं छुपकर बाहर निकली। इन माई स्क्वीकिंग शूज़, और जो पहले मैं
मोकेजिन्स पहने थी। जो शूज़ पहले बहुत कंफर्टेबल थे, यहाँ आने के बाद में मेरे शूज़ भी बदल दिए। और अब ये स्क्वीकिंग यानी इनमें से बहुत ही तेज़ आवाज़ आती थी चलने पर। तब भी मैंने बहुत ही खामोशी से सीढ़ियों से मैं आगे निकल गई। माई मोकेजिन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज़। मेरे मोकेजिन्स जो कि बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ थे, उनको भी बदल दिया गया। अलॉन्ग द हॉल आई पास्ड। अब उस पूरे हॉल से मैं गुजरी। विदाउट नोइंग वेदर आई वॉज गोइंग। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि विदर यानी वेयर, कि मैं कहाँ जा रही हूँ। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर। अब एक दरवाज़ा खुला हुआ था। आई फाउंड ए लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट। मैंने देखा कि उसके अंदर एक बड़ा कमरा है और 3 बिस्तर या 3 पलंग बिछे हुए थे, जिन पर कि वाइट बेडशीट बिछी हुई थी। द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन्स। और विंडो पे गहरे हरे रंग के पर्दे, कर्टेन यानी पर्दे डले हुए थे। विच मेड द रूम वेरी डिम। और इसके कारण से जो कमरे में डिम यानी जो लाइट थी वो बहुत ही कम थी। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर। उन्होंने मन ही मन धन्यवाद कहा कि वहाँ पर कोई नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर। अब मैंने जो दरवाजे से फारदेस्ट यानी सबसे दूर वाला कोना था, उधर की तरफ अपने पैरों का रुख किया। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्राउल्ड अंडर द बेड। और मैं अपने हाथों और घुटनों के बल एक पलंग के नीचे क्राउल यानी रेंग कर घुस गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। और मैंने अपने आप को उस अंधेरे जो वो कोना था उसमें अपने हाथ और पैरों को समेट कर यानी अपने आप को इकट्ठा कर लिया और उसके नीचे अपने आप को छिपा लिया। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट। अब मैंने जहाँ पर मैं छुपकर बैठी थी वहाँ से मैंने पियर्ड आउट यानी मैंने बाहर की ओर झांका। शडरिंग विथ फियर। और मैं डर के मारे, शडर यानी शेकिंग, मैं कांप रही थी। वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाई। जब कभी भी किसी के कदमों की आहट आती तो मैं कांप जाती थी। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम। और हॉल में जोर जोर से मेरा नाम पुकारे जाने की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थीं। एंड आई न्यू दैट इवन जुडाविन वॉज सर्चिंग फॉर मी। और मुझे पता था कि यहाँ तक कि जो जुडाविन थी उसको भी मेरा पता नहीं था, तो वो भी मुझे ढूंढ रही होगी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर। लेकिन आवाज़ सुनकर भी, मेरा नाम पुकारे जाने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला। देन द स्टेप्स वर क्विकन्ड। अब वो जो कदमों की आवाज़ थी वो तेज हो गई। एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड। और जो मेरा नाम पुकार रहे थे उनकी आवाज़ भी तेज हो गई। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर। और वो जो आवाज़ें थी वो अब मेरे पास तक आने लगी, यानी लोग उसको ढूंढते हुए, उसको आवाज़ लगाते हुए उधर ही आ रहे थे जिस कमरे में वो छुपी हुई थी। विमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम। उस कमरे में अब औरतें और लड़कियां एंटर हुई। आई हेल्ड माई ब्रेथ। मैंने तो डर के मारे मेरी सांस रोक ली। एंड वॉच दैम ओपन क्लोजेट डोर्स एंड पीप्ड बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। और मैंने देखा कि वो लोग जो क्लोजेट यानी अलमीरा थी उनके दरवाजे खोल रही थी और बड़े बड़े जो ट्रंक रखे थे उनको उनके पीछे देख रही थी। समवन थ्रू अप द कर्टेन। किसी ने पर्दे को खोला। एंड द रूम वॉज फिल्ड विथ सडन लाइट। और पूरे कमरे में अचानक से उजाला हो गया। वट कॉज दैम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड। ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि उन लोगों ने अचानक से बेड के नीचे स्टूप यानी झुक कर देखा। आई डू नॉट नो, ये मुझे समझ नहीं आया। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट। मुझे तो ये याद है कि उन्होंने मुझे वहाँ से ड्रैग आउट यानी घसीट कर बाहर निकाला। दो आई रेसिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली। दो यद्यपि मैंने रेसिस्ट किया, मैंने विरोध किया, रिवोल्ट किया, रिबेल किया, उनको किक करके, उनको धक्का मार के और बहुत ही बुरी तरह से स्क्रैच यानी नोच करके, इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ। लेकिन
मैं भी इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, यानी मेरी इच्छा के विरुद्ध, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स, मुझको नीचे ले जाया गया, एंड टाइड फास्ट इन ए चेयर, और कुर्सी से बहुत ही कस के बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, मैं ज़ोर से चिल्लाई। तो जो लेखिका हैं जितकला सा, जो कि नेटिव अमेरिकन हैं, उन नेटिव अमेरिकन्स पर ये जो अत्याचार कर रहे थे, ये कौन थे? ये वाइट पीपल थे, जो वहाँ के नेटिव नहीं थे, सेटलर थे, जो दूसरे देशों से आकर वहाँ पर बस गए थे, और ज़्यादातर उनमें यूरोपियंस थे। वो नेटिव अमेरिकन्स की कल्चर को ख़त्म करना चाहते थे। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल until I felt the cold blades of the scissors against my neck, पूरे समय में अपने सिर को हिलाती रही, और कब तक? जब तक कि मुझे जो कैंची की ठंडी कैंची, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत थी उस समय, तो जो कैंची थी, सिजर्स यानी कैंची, उसकी कोल्ड ब्लेड्स, उसकी जो पत्तियाँ थी वो भी ठंडी हो गई थी, और वो मेरी गर्दन पर मुझे छूने लगी। एंड हर्ट देम ग्रो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और मैंने ये देखा कि उन्होंने मेरी जो एक मोटी चोटी थी उसको धीरे धीरे काट दिया। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, अब तो मेरे गुस्से की सीमा ही नहीं रही। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़, जिस दिन से मुझको मेरी माँ से अलग ले जाकर यहाँ पर एडमिशन किया था, आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम डिग्निटीज़, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी, बहुत ही ज़्यादा अपमान महसूस हो रहा था। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट, मुझको हवा में जोर से धक्का दिया गया, जैसे कि मैं इंसान ना हूँ बल्कि एक लकड़ी की पपेट यानी कठपुतली हूँ। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक ए कावर्ड्स, और अब मेरे लंबे बालों को भी काट दिया। और हमारी कल्चर में, यानी जो नेटिव अमेरिकन जो कि रेड इंडियंस थे, उनकी कल्चर में बालों को काटना जब काटा जाता है जब किसी वॉरियर को युद्ध के दौरान पकड़ लिया जाता है, यानी वो जो कोई कायर होता है उसके बालों को काटा जाता है, या दुख के समय काटा जाता है। इन माई एंग्विश, गुस्से में, मोन्ड फॉर माई मदर, मैं अपनी माँ के लिए रोई। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई भी मुझे दिलासा देने नहीं आया। नॉट ए सोल रीजनड क्वाइटली विद मी, एक भी व्यक्ति ने मुझको शांत नहीं कराया, मुझको कंसोल नहीं किया, मुझसे प्यार से बात नहीं की। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जबकि मेरी माँ तो ऐसा करती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय ए हर्डर, क्योंकि अब मैं इस स्कूल में मैं एक इंसान नहीं रही थी, मैं तो जो यहाँ पे बच्चे थे वो एनिमल, जानवर की तरह उनके साथ में बर्ताव किया जाता था, और मैं उन्हीं जानवरों के ग्रुप में से, समूह में से एक जानवर थी, जिसको कि हर्डर यानी जो भेड़ बकरियों को हाँकता है, उसी जो हर वाहे हर काहे की समूह के जानवरों में से मैं एक थी। तो इस तरह लेखिका ने नेटिव अमेरिकन्स पर किए गए अत्याचारों को और उनके ऊपर किए गए अत्याचारों को बहुत ही मार्मिकता से इस अपनी ऑटोबायोग्राफी में वर्णन किया है, उसका चित्रण किया है।